शेख हसीना का भारत आना और उनके देश से भाग जाना, इस पर भारत में क्या असर पड़ने वाला है? मतलब भारत पर भी कोई ऐसा संकट दिखाई दे रहा है आने वाले समय में कि हाँ कुछ भी हो सकता है? भारत एक महाशक्ति है। छोटे मोटे तिनके तूफान से भारत की अस्मिता पर, भारत की संप्रभुता पर, भारत के मान स्वाभिमान पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा? शेख हसीना को आप छोटी मोटी वो बोल रहे हैं। आप इसे अन्यथा मत लीजिए। देश की संप्रभुता का मामला है, इसे छोटे मोटे चैनल की तरह मत सवाल कीजिए। शेख हसीना के बारे में बात नहीं हो रही है। जो छोटा तूफान उठा है बांग्लादेश का, उससे आप भारत में बवंडर कहती हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। आप समझ लीजिए इस बात को कि भारत को अपना घर मानती हैं शेख हसीना जी। भारत में वो अपने आप को महफूज मानती हैं। जब उनके पिताजी का, शेख मुजीबुर रहमान साहब का कत्ल 15 अगस्त 1975 को हुआ था और वो अपने पति और छोटी बहन के साथ जर्मनी में थी, शायद इसी वजह से वो बच गई थी, जबकि उनकी तीनों भाई को, उनकी माताजी को, उनके पिताजी को नरसंहार कत्लेआम कर दिया था वहाँ की सेना ने। तब भी वो जर्मनी से सीधे भारत आई थी, अपने वतन नहीं गई थी। इतना महफूज, इतने अपने वतन से, भारत की ज़मीन से वो प्यार मानती हैं। और अगर वो आई हैं तो ये देश के दिल, दिल्ली के लिए बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है। यूँ ही दिल्ली को दिलवालों का शहर नहीं कहा जाता। हमने उनके पिताजी को भी शरण दी थी, उनके पिताजी के मौत के बाद उनको भी शरण दी है। हमने अफगानिस्तान के निर्वासित नेताओं को भी शरण दी, हमने दलाई लामा जी को भी शरण दी है। और भारत हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा है जो मुसीबत के मारे हैं। ये बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है कि वहाँ धर्मांधता इतनी बढ़ गई है, वहाँ कट्टरपंथ इतना बढ़ गया है, वहाँ चरमवादी इतने पहुँच बढ़ गए हैं कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री का आवास है। वहाँ आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो फिर जब से शेख हसीना यहाँ पर आई हैं तब से ही बांग्लादेश के हालात और बदतर क्यों हो गए? वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के चर्च को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। ये तमाम खबरें तो सामने आ ही रही है ना। उनके आने से, भारत आने से नहीं, तो उनका देश छोड़ने से, उनके प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने से। और चरमपंथियों ने इसे अपने जीत के रूप में देखा। और आपने देखा किसी भी मंदिर को तोड़ने से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है। वो बांग्लादेश के निर्माता हैं, उन्हें बांग्लादेश को बनाने वाला नायक कहा जाता है। उन्होंने अपने बांग्लादेश को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और कुर्बानियाँ देने के बाद भी ऐसे ही फिरका परस्तियों, ऐसे चरमपंथियों के हाथों उनकी शहादत हो गई थी। उसी देश में, उसी माटी पे उन्हें मार दिया गया था। आज फिर से कत्लो गारत का वही मंजर है। मुजीबुर रहमान का ये दूसरा कत्ल हुआ है। शेख हसीना को अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा। मजबूरी में कोई अपना वतन छोड़ता है। कितनी मजबूर हुई होंगी वो लौह नारी, वो आयरन लेडी, वो बांग्लादेश को आर्थिक क्रांति में बनाने वाली। वो सरकार चला रही थी, उनकी कोई खामी नहीं थी कि तमाम दिनों से उस चीज़ पर प्रदर्शन हो रहा था या उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, या जो मांग थी लोगों की उस पर कोई वर्क किया जाना चाहिए था। जुल्म, जलालत और जाहिल जब बढ़ जाते हैं तो किसी भी शांतिप्रिय आदमी को भागना पड़ता है। हाँ। जुल्मी और जलालत वाले लोगों के आगे एक भीड़ अगर नरभक्षी हो जाए, भीड़ अगर आपको कुचलने पर आमदा हो जाए, तो बेहतर यही होगा कि आपको जान बचा के भागना। क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का ये हाल देखा, अपनी माँ का ये हाल देखा, 3 भाइयों का ये हाल देखा है। उसके बाद भी उनका साहस देखो कि जिन लोगों ने उनके पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, उस वतन को उन्होंने बहुत बेहतर बनाया, बहुत संवाद के साथ, सलीके के साथ उसको आगे बढ़ाया। निस्संदेह कुछ ना कुछ कूटनीतिक खामियां रही ही होंगी सरकार में कि वो इतने बड़े मॉब को पहचान नहीं पाई। मॉब के पीछे षड्यंत्र करने वाले कौन विदेशी ताकत थे, कौन इसे धन दे रहे थे, कौन इसे बढ़ावा दे रहे थे, कौन इस आग से खेल रहे थे और किन्होंने अपनी आग जलाकर बांग्लादेश को जलाया है, शायद वो नहीं पहचान पाई होंगी। उन्हें लगा होगा कि मेरे आवाम के लोग हैं। तो आरक्षण के ऊपर था ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें लगा होगा मेरे देश के लोग हैं। जितना प्यार में बांग्लादेश को एक प्रधानमंत्री करती है, उतना ये लोग भी करते होंगे। पर इसी प्रदर्शन में कई छात्रों की मौत हुई है, जिसके बाद जो है दंगे फसाद ज्यादा शुरू हुए। बहुत सारे प्रदर्शनों में बहुत छात्रों की मौत होती है। 750 किसान तो हमारे यहाँ भी मर गए थे जी। तो मतलब उपद्रवी है जो आपने सोचो, 750 किसान हमारे देश में भी मर गए। हाँ। वहाँ तो 300 का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ। हाँ। 750 किसान सरहद पे मर गए, लेकिन कोई किसान संसद में नहीं घुसा, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं घुसा, कोई प्रधानमंत्री के दफ्तर में नहीं घुसा, कोई हमारे राष्ट्रपति भवन में नहीं घुसा। किसी ने वहाँ से आइसक्रीम, मछली, बल्ब, होल्डर, तस्वीरें नहीं उतारी। ये अंतर बताता है कि भारत की सौम्यता क्या है, भारत की नीति, रीति, संस्कार क्या है और क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है श्रीलंका में। हमें अपने वतन से प्यार है। हम खुद मर जाएंगे, हम खुद मिट जाएंगे, लेकिन वतन के एक पहलू को भी, कण को भी हाथ नहीं लगाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये भारतीयता।
किससे से कैसे जोड़ेंगे फिर? नहीं, क्यों, किस लिए जोड़ना है नरेंद्र मोदी को इसमें? आज किसी देखिए कुछ चीजें ये भी जो है वो सामने आ रही हैं, जो लोग लगातार विरोध करते हैं इस चीज़ का, कि जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे हमारा इसमें हुआ, बांग्लादेश में हुआ, भारत में आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का भी काफ़ी विरोध जो है यहाँ पर है। नहीं, विरोध होने का मैंने बताया तो भारतीय विरोध कर सकते हैं। हम बैलेट की ताकत पर भरोसा करते हैं, बुलेट की ताकत पर भरोसा नहीं करते। हम दुनिया के यूं ही सबसे बड़े लोकतंत्र के देश नहीं हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बहुत मजबूत है और इसके अनुसार हम चलेंगे। हम श्रीलंका जैसे लोग नहीं हैं, हम बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे लोग नहीं हैं। हमें अपनी संसद से प्यार है, अपने राष्ट्रपति से प्यार है, अपने प्रधानमंत्री से प्यार है। वो अलग बात है हमारे विचार नहीं मिले, मनों की लड़ाई हो सकती है, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम प्रधानमंत्री के लिए अपने बुरा कर दें और प्रधानमंत्री को मजबूर कर दें देश छोड़ के भाग जाए, ये कभी भारतीय नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी से हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन मैं उस दल का नेता हूं, राहुल गांधी का नेता हूं कि भरी संसद में मेरा नेता प्रधानमंत्री से गले मिलने गए थे। हमने ये तस्वीरें भी देखी है। मैं उनका सिपाही हूं जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हमने नफरत नहीं सीखी। ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। यही अंतर है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में कि वो हर दिन अपनों के सताए, अपनों से ही मारे पिछड़ते जा रहे हैं और हम अपने सहारे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, मतलब शुरुआत से ही ऐसा है कि नरेंद्र मोदी, शेख हसीना और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे हैं। पर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार जब घुसपैठिया कहा जाता है तो शरण क्यों दी जा रही है? जब वो गलत है तो शरण नहीं देनी चाहिए थी। किसने कहा गलत है? कौन कह रहा गलत है? शेख हसीना 15 साल जो प्रधानमंत्री रही हैं वो कैसे गलत हो सकती है? उसी लोगों ने तो वोट दिया है, उन्हीं लोगों ने तो 15 साल अपने सिर पे बिठा के रखा है, उन्होंने ही तो 15 साल अपना ताज बना के रखा था। 5 दिन में वो कैसे विरोधी हो गई? सोचने की बात नहीं। और ये कोई सिर्फ मोदी जी से के काल से नहीं है भारत बांग्लादेश का रिश्ता। जब 15 अगस्त 1975 को मैंने कहा इनके पिताजी का कत्ल हुआ, तब भारत ने, इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शरण दिया और अपनी बच्ची की तरह, अपने बेटी की तरह शेख हसीना को पाला है, अपने आवास दिया, रहने की सुविधाएं दी। और यहीं पे बांग्लादेश न्यूज़ में उन्होंने काम किया, उसके रेडियो के लिए काम किया शेख हसीना जी ने अपना समय पास करने के लिए। प्रणब मुखर्जी जी और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते थे, उनका साथ में बैठना उठना खाना था। और पाकिस्तान जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और बतौर प्रधानमंत्री भी भारत आई तो हमेशा शुभ्रा मुखर्जी जी और प्रणब मुखर्जी जी से मिलती रही। ये एक दिन का प्यार नहीं है। भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, कल को कोई भी प्रधानमंत्री होगा। ये भारत की रीति नीति है कि विपदा के समय में अपने मित्र का साथ देना ही देना है। शरणागति की कोई बात, आवाज़ कोई नहीं उठाएगा कि देखिए अगर मुसलमानों के साथ हो जाता है कुछ तो पूरा एक यूनिटी जो है, हर कोई उस पर आवाज़ भी उठाता है, चाहे बड़े बड़े नेता क्यों ना हो। वहाँ के हिंदुओं के साथ इस समय जो हो रहा है, वहाँ के मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसके लिए भी कोई सामने तो आए ना, कोई एक चीज़ को रखे तो सही कि हाँ भाई चलिए हम साथ हैं। नहीं, आप जब जाहिल अपने प्रधानमंत्री के नहीं हुए, अपने बांग्लादेश को बनाने वालों के नहीं हुए, तो मंदिरों के हो जाएंगे। एक शैतानों से, एक दरिंदों से, एक अत्याचारियों से, दुराचारियों से आप ये उम्मीद करती हैं कि किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को छोड़ देंगे, बख्श देंगे? जो अपने राष्ट्र के निर्माता की मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया, वो किसी दूसरे धर्म के मंदिर को बचा पाएंगे? उनसे ये उपेक्षा करती हैं? वो जाहिल है। वो उन जाहिलों का एक कारवां था, वो वाकई आतंकवादी थे। वो अपने देश की आवाम की, अपनी सड़कों की, अपने संसद के नहीं हुए। उनसे ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो नेक नीति से काम करेंगे। मुझे लगता है सोच ही गलत है। वो गलत राह पर भटके हुए लोग हैं और उन्हें अपने वतन से पहले प्यार सीखना चाहिए। बचाव के लिए कोई हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती? करेगी, कर रही होगी निस्संदेह। किसी ने, मुझे नहीं लगता कोई आवाज़ भी उठाई हो कि ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। जो सरकार हिंदू रक्षक बोलती है, जो सरकार मंदिरों के बनाने को लेकर राजनीति में उतर जाती है, आज वहाँ के सरकार का एक कोई भी ऐसा नुमाइंदा आप बता दीजिए ये जो सामने आकर ये बोल रहा हो कि हाँ भाई चलिए हम जाहिर तौर पर भारत की सरकार इस पर गौर फरमा रही होगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इस मामले को आप ऐसे नहीं देख सकती कि ये मामला सिर्फ भारत बांग्लादेश के बीच में है। इसमें चाइना भी सरोकार रखता है, इसमें पाकिस्तान भी सरोकार रखता है, इसमें अमेरिका भी सरोकार रखता है, इसमें बड़े देश सरोकार रखते हैं। निस्संदेह ये भारत के लिए खतरे की बात है। सरहदें करीब 2200 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारी हैं, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तानी पसंद की और ISI का हाथ बताया जा रहा है कि इस बलवा
में, बवाल में ISI ने वहाँ सह दी है। उन युवाओं हुड़दंगियों के पीछे धन बल जन बल जो लगा है वो पाकिस्तानियों का लगा है। अगर ये बात सच होती है तो निस्संदेह ये भारत विरोधी सरकार वहाँ होगी, ये हमारे लिए खतरे की बात है। लेकिन इसमें एक सुखद पहलू ये है कि वहाँ की सेना के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। शायद यही वजह है कि वहाँ के सेना अध्यक्ष ने एक बात कही है कि यहाँ तख्ता पलट नहीं हो रहा, यहाँ सेना कब्जा नहीं कर रही है, यहाँ एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और अंतरिम सरकार देखेगी। स्थितियां अभी उफान पर है, स्थितियां तूफान पर है, बांग्लादेश जल रहा है, धधक रहा है। हमें बांग्लादेश की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन्हें यह भी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी धर्म के मंदिर को तोड़ के, मस्जिद को तोड़ के, गुरुद्वारे को तोड़कर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, महान नहीं होता, ये देखना होगा। लेकिन धधक तो सर अपने देश में मणिपुर भी रहा है ना। हाँ सही बात है, मोहन भागवत जी ने भी कहा है। किसने क्या कर लिया, आप उम्मीद लगा रहे हैं कि चलिए इंटरनेशनल में ये होगा या ये देश की नज़र इस पर है। देशों की इंटरनेशनल नज़र मणिपुर पर भी कई समय से है। मैं कहता रहा हूँ RSS प्रमुख को ही जब ये कहना पड़ गया कि 1 साल से मणिपुर धधक रहा है और मोदी जी आराम से बैठे हुए, तो इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा। सरकार हमारी निस्संदेह मणिपुर को लेके फेल है। ये 56 इंच का गुब्बारा मणिपुर को जाते ही पिघल जाता है और एक देश की शान जननायक राहुल गांधी 3-3 बार मणिपुर हो आते हैं।